महाराष्ट्र में बीएमसी सहित नगर निगम चुनाव परिणाम और उससे पहले बिहार इलेक्शन में ओवैसी की जीत और मुस्लिम वोट का जो ट्रेंड दिखा, उसे देखकर गैर बीजेपी दलों में एक खास वोट बैंक के लिए अफरा तफरी दिख रही है। खासकर ऐसे समय जब हिंदू वोटर्स से बार बार बीजेपी के कई नेताओं ने एकजुट होने की अपील की है। ऐसे समय में मुस्लिम वोट ओवैसी के साथ एकजुट होते देखकर इंडिया ब्लॉक में बेचैनी नजर आ रही है। तो क्या मोदी विरोधियों के लिए अब असदुद्दीन ओवैसी बड़ी चुनौती बन गए हैं? ओवैसी ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी है। क्या सच में मुस्लिम वोटर्स एआईएमआईएम को अब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी जैसी पार्टियों का विकल्प मान रहे हैं? सवाल बड़ा है और इस देश की राजनीति को बदलने वाला सवाल है। क्या बीजेपी को हराने के लिए इंडी ब्लॉक की पार्टियां असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिलाने को मजबूर होती नजर आ रही हैं? चंद महीनों बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव है, उसके बाद देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें कम नहीं हो रही। मुस्लिम वोट की रेस में मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की रट लगाए और खुद को बंगाल के ओवैसी कहकर संबोधित करने वाले हुमायूं कबीर ने अपनी अलग पार्टी बना ली है। हुमायूं कबीर के साथ एआईएमआईएम के गठबंधन को लेकर बातचीत जारी है। बंगाल में ओवैसी की एंट्री टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक में बड़ा सेंध लगा सकती है। यूपी में पहले से ही मुस्लिम वोट की लड़ाई है। ओवैसी का बढ़ता कद समाजवादी पार्टी को डरा रहा है। इस बीच अखिलेश यादव के सांसद रमाशंकर राजभर ने कहा है कि बीजेपी को हराने के लिए पीडीए की लड़ाई में ओवैसी का स्वागत किया जाना चाहिए। ओवैसी से हाथ मिलाने को लेकर अखिलेश यादव अभी खुले तौर पर तो कुछ नहीं कह रहे और कुछ कहने से बच भी रहे हैं, तो ओवैसी की पार्टी रमाशंकर राजभर के बयान को गुमराह करने वाला बता रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बीजेपी, आरएसएस और ओवैसी के बीच मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने बहुत कुछ कहा है, वो आगे बताऊंगी, लेकिन बीजेपी ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि एआईएमआईएम, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक ही सिक्के के पहलू हैं। ऐसे में सवाल है कि मुस्लिम वोट खिसकने का डर, क्या ओवैसी के सामने मोदी विरोधी दल करेंगे सरेंडर? यही है आज सवाल पब्लिक का। अखिलेश यादव ने 2027 में होने वाले यूपी चुनाव को लेकर कल बैठक की। इस बैठक में अखिलेश यादव के साथ सभी सांसद भी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक बैठक में एआईएमआईएम के साथ गठबंधन को लेकर भी चर्चा हुई। इसी बैठक के बाद अखिलेश के सांसद रमाशंकर राजभर से जब एआईएमआईएम को के साथ लड़ने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। एमआईएम भी चुनौती बन गया आप लोगों के लिए। बीएमसी और बिहार के रिजल्ट के बाद आजमगढ़ में नया कार्यालय खोल दिया उन्होंने। देखिए, पूरा प्रदेश जान रहा है और पूरा देश जान रहा है कि समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। इसलिए इस लड़ाई में सबको साथ आना चाहिए। एमआईएम को भी बोलेंगे कि साथ आ जाए, जिनको भी। एमआईएम फिर से स्पष्ट कर दीजिए, क्या एमआईएम को भी चाहेंगे आप लोग कि आप लोग के साथ गठबंधन? मैंने कहा तो आपसे कि पूरी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सबको साथ लेकर हराने में लगी है और पीडीए की लड़ाई में जो आएगा उसका स्वागत किया जाए। सांसद रमाशंकर राजभर ओवैसी को पीडीए में शामिल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार चुनाव में आपने देखा कि ओवैसी ने कई बार लालू यादव और तेजस्वी यादव से गठबंधन में शामिल कर लेने की गुहार भी लगाई थी, लेकिन तब किसी ने ओवैसी की पार्टी को घास तक नहीं डाली। 6 सीट देने से भी इनकार कर दिया 2043 में से। आज ओवैसी ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी सभी के वोट समीकरण बिगाड़ दिए हैं। ओवैसी अब डंके की चोट पर कहते हैं कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, बुरके वाली एक दिन पीएम बनेगी। ऐसे में जो पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक को अपनी जागीर समझती हैं, उन
उनके लिए चुनौती बढ़ गई है। लेकिन क्या सचमुच अखिलेश ओवैसी को साथ लेकर चलेंगे? अखिलेश ओवैसी साथ आ गए तो फिर राहुल गांधी का यूपी में क्या होगा? रमाशंकर राजभर के बयान पर सियासी पार्टियों ने क्या क्या कहा, आप खुद सुनिए। रमाशंकर जी, सबसे पहली बात तो आप हमें स्वागत पब्लिक में आकर कर रहे हैं, मीडिया में कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा स्वागत करते हैं, आप ऐसे मेहमान नवाज हैं कि पहले आप हमें घर बुलाते हैं मीडिया में बयान जारी करके, और उसके बाद में जब हम आपके घर जाते हैं तो आप हमें बेइज्जत करते हैं। तो गलत बयानी मत कीजिए। आपसे गुजारिश है कि अखिलेश यादव जी से एक असली वाला दावतनामा, स्वागतनामा आप जारी कराइए। समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है। अखिलेश यादव जी हमारे नेता के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए 41 सांसदों को ट्रेनिंग दी गई है। आज उत्तर प्रदेश में हम लोग कम से कम 30 विधायक जीतने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का अगर कोई विकल्प है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी इंडिया गठबंधन में किसी प्रकार कोई लड़ाई है, लेकिन अगर हमारा कोई विकल्प है उत्तर प्रदेश में तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। भी आपने वो किया है, अभी उन्होंने तो ऐसा ऑफर किया नहीं है, और जब आएगा इस प्रकार का ऑफर तो जरूर आप उसका फैसला लिया जाएगा, आपको अवगत कराया जाएगा। तो एआईएमआईएम और कांग्रेस, एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी, ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू है, तुष्टीकरण के सिक्के के दो पहलू है। ओवैसी यूपी में अखिलेश और राहुल गांधी के बीच आते नजर आ रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल में ममता की राह में बड़ा रोड़ा बन सकते हैं, खासकर तब जब हुमायूं कबीर और ओवैसी का गठबंधन हो जाए। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव नतीजे आने के बाद एआईएमआईएम के हौसले बुलंद हैं। मुंब्रा से एआईएमआईएम की नई पार्षद सहर शेख का एक बयान बहुत वायरल है। क्या है, आप खुद सुनिए। आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। अब बंगाल और यूपी के लिए ओवैसी की रणनीति क्या है? मैंने खुद असदुद्दीन ओवैसी से यूपी और बंगाल को लेकर सवाल पूछा, तो उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनाता है। अब बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, तमिलनाडु में है, असम में है और फिर अगले साल उत्तर प्रदेश में। ओवैसी साहब, यहाँ की पार्टियां थोड़ा आपकी तरफ बड़ी गौर से देख रही हैं, थोड़ा घबरा भी रही। ममता बनर्जी महाकाल मंदिर बना रही हैं, हर हर महादेव कर रही हैं। अखिलेश यादव साहब जगन्नाथ मंदिर गए हुए थे। क्या इनको वोटों का आपकी तरफ जाना, खास करके माइनॉरिटी वोट आपकी तरफ जाने का डर है, जो अब वापस हिंदू वोटों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं? अब जहां तक बंगाल का सवाल है, हमारे पार्टी की तरफ से आदिल हसन साहब वहां पर गए, 4-5 दिन वो रुके। मेरी मैडम उनसे तफसीली बातचीत होगी, फिर हम लोग डिसीजन लेंगे। जहां तक यूपी का सवाल है, हम बराबर चुनाव लड़ेंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये समझ रही है कि ये मेरे गुलाम है, ये दरी बिछाएंगे और इनके पास कोई विकल्प नहीं है, वो गया जमाना। अखिलेश ओवैसी के साथ आने की खबर उस वक्त आई जब एक दिन पहले रायबरेली में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ वाले पोस्टर लगे थे, जिसमें राहुल और अखिलेश को 2027 और 2029 में इंडिया का कैप्टन बताया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह हैं, जो बीजेपी, आरएसएस और एआईएमआईएम के बीच मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। दिग्विजय सिंह इसके लिए सावरकर और जिन्ना को सामने लाए हैं। उनके हिसाब से इन दोनों ने ही देश का बंटवारा किया था। वो सावरकर और जिन्ना के जरिए बीजेपी और ओवैसी की तुलना करते नजर आ रहे हैं। सुनिए दिग्विजय सिंह का ये बयान। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनका कोई लेना देना नहीं है धर्म से। ये केवल लोगों को डराते हैं, हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू धर्म खतरे में है, कहते ही नहीं कहते हैं। और ओवैसी क्या कहते हैं एएमआईएम के कि मुसलमानों एक हो जाओ, हिंदुओं से खतरा है। और दोनों जो है मिल के खेल खेलते हैं, ठीक है ना। ना हिंदुओं को खतरा है,
न मुसलमानों को खतरा है, अरे आपस की लड़ाई के कारण देश को खतरा है। इस बात को समझो, बचाओ देश को। सावरकर जी ने और मोहम्मद अली जिन्ना जी ने देश का बंटवारा करा दिया एक बार। अब देश का बंटवारा नहीं, यहां मोहल्लों का बंटवारा हो रहा है। ऐसे में सवाल पब्लिक का है। सवाल नंबर 1, मुस्लिम वोट के लिए ओवैसी की पार्टी क्या कांग्रेस, सपा और तृणमूल कांग्रेस का विकल्प बन रही है? सवाल नंबर 2, क्या मोदी विरोधियों के लिए अब असदुद्दीन ओवैसी बड़ी चुनौती बन गए हैं? सवाल नंबर 3, आरएसएस और ओवैसी की मिली भगत एक जैसी राहुल के गुरु दिग्विजय सिंह की नई थ्योरी में कितना फैक्ट? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी, करण वर्मा लेखक हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, विवेक श्रीवास्तव पॉलिटिकल कमेंटेटर, वारिस पठान साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के, तौसीफ अहमद खान तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल कांग्रेस के नेता अश्विनी कुमार मिश्रा को जाता है। और अश्विनी जी, अगर समाजवादी पार्टी और ओवैसी एक हो गए, आपका क्या होगा भाईजान? क्या होगा उत्तर प्रदेश में? क्योंकि ये जो मुस्लिम वोट है जिसको आप अपनी मिल्कियत समझते थे, अब उनका नया पोस्टर बॉय आ गया है, असदुद्दीन ओवैसी। और असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा। बिहार में तो आपने उनको खरी खोटी सुनाई। अब आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी किस तरह से खुद दरी बिछा रही है, वो भी लाल वाली ओवैसी साहब के लिए। जवाब दे दीजिए। नाविका जी, गुड इवनिंग टू योर व्यूअर्स एंड फेलो पैनलिस्ट। 2 into 8 भी 16 होता है और 8 गुने 2 भी 16 होता है। भारतीय जनता पार्टी 8 into 2 की 80 into 20 की बात करती है और ओवैसी 20 into 80 की बात करते हैं। कहीं ना कहीं ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की सी टीम नजर आते हैं जिस हिसाब की वो राजनीति करते हैं, क्योंकि दोनों की राजनीति का एक मूलभूत आधार है हिंदू मुस्लिम डिवाइड। ये देश की जनता इसको अच्छे से जानती है और जान गई है। हमारी राजनीति है उस प्रोपोगेंडा पे जो भारतीय जनता पार्टी का मूलभूत आधार है। बीजेपी स्टैंड्स फॉर भ्रष्टाचार, जुमलेबाजी और प्रोपोगेंडा। हम लोग जो राजनीति करते हैं वो करते हैं 90:10 की। जो 10% भारतीयों को भारतीय जनता पार्टी नागरिक मानती है और 90% जो कुचले हैं, दलित हैं, माइनॉरिटी हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, हम राजनीति करते हैं उनकी। तो जो कोई भी उस राजनीति में हमारे साथ आना चाहे आ सकता है। अगर कोई हिंदू मुस्लिम पे वोट मांगना चाहता है, अगर कोई डिवीजन पॉलिटिक्स में वोट मांगना चाहता है, तो भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं सी टीम बनकर काम करता है। हमारी राजनीति का मूलभूत आधार है मोदी जी के जुमलेबाजी। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, काला धन वापस लाएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, चीन को लाल लाल आंख दिखाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, किसानों की इनकम दुगनी होगी, किसानों को एमएसपी की गारंटी अरे भैया, सबका साथ सबका जमीन आपकी ओवैसी साहब खा गए। आप हैं कि बीजेपी से ही पूरी तरह से ऑब्सेस हो रहे हैं। वारिस पठान जी, अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपके लिए दरी बिछनी शुरू हो गई है। मैं पूछना चाहती हूँ, बंगाल में, यूपी में आपने इतना डर का माहौल क्यों खड़ा कर दिया है? ये बार बार आपके डराने की बात कर रहे हैं। आपने तो अपनी सीटों से डरा दिया। जिस तरह से बीएमसी के चुनाव में, जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में जितने लोकल म्युनिसिपल चुनाव हुए हैं, बिहार में जैसे आपको सीटें आई हैं, क्या हो गया है इन मोदी विरोधियों को? डर लगने लगा है? देखिए नविका जी, बात बिल्कुल सही है। अब दरी नहीं बिछाएंगे। अब जनता ने तय कर लिया, उसके साथ जाएंगे। जो हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा रहेगा, हमारे हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेगा, हमारे डेवलपमेंट विकास के लिए बात करेगा, जनता उसके साथ जाएगी। जिसका नतीजा आपने देख लिया बिहार के अंदर क्या हुआ। हम 25 सीट पर लड़े, 5 जगह के ऊपर हमको कामयाबी मिल गई। महाराष्ट्र के अंदर आप देखिए, जिसके पहले जब नगर परिषद का चुनाव आया था वहां पे 85 जगह के ऊपर जीते, और अब जब म्युनिसिपल काउंसिल का चुनाव आया, नगर पालिका का, कॉर्पोरेशन का, उसमें पूरे महाराष्ट्र में हमको 125 सीटों के ऊपर कामयाबी मिली है।
तो लोगों ने दर्शा दिया ना कि हम अभी जाएंगे उसके साथ तो डेवलपमेंट विकास की बात करते हैं। विकल्प के तौर पे लोगों ने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कामयाब किया यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने देखा इतने बरसों से जो वोट लिया अपने बाप की जागीर समझकर इक्तदार के ऊपर आकर बैठ गए, काम किसी का नहीं किया। और यकीन मानिए नविका जी, इस वक्त हमको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोगों ने वोट दिया और हमारे 125 में 6 जो हमारे पार्षद जीत के आए वो तो नॉन मुस्लिम भाई है। और आज ही हमारे जो मुंबई से गोवंडी से जीते हुए थे पार्षद, उसमें से जिसको हमने ग्रुप लीडर बनाया वो हमारा एक दलित भाई है विजय टातोबा, उसको हमने बनाया है। सोचिए, ये सेकुलरिज्म की असली मिसाल है। हम यही बोलते हैं ना कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सबको लेके मानने में विश्वास रखती है, सबका डेवलपमेंट विकास की बात करती है और जनता हमारे को समर्थन देती है, वोटों से नवाजती है। इनका पेटों में दर्द हो जाता है। और यकीन मानिए, अगर ये समाजवादी और कांग्रेस ने बहुत सी जगहों के ऊपर हमारे वोट नहीं काटे होते तो हमको और ज्यादा 15 जगह के ऊपर हमको कामयाबी मिल गई होती, मुंबई के आसपास थाना के अंदर भी। मगर ये आए, लड़े और बस बारिश भाई बन गए। हमको तो लोगों ने वोट दिया। अब यही हमने क्या था बिहार के अंदर, आइए भाई सेकुलर का वोट नहीं कटे, हम आके मिलकर बीजेपी को हराएंगे। ये साथ में नहीं आए हमारे वहां पर भी, देश को 2 टुकड़ों में डिवाइड करने की। सुनिए मुझे बोलने दो, मेरा टर्न है, मुझे बोलने दो। नविका जी, हमने बिहार में भी नहीं, कांग्रेस की आदत है, कांग्रेस की आदत है, जिसका भी टर्न हो वो इनका ही होता है, ताकि सेकुलर का विभाजन ना हो। नहीं आइए लोग, सब कुछ इनका ही राइट है। हिंदू वोट हो, मुस्लिम वोट हो, माइनॉरिटी वोट हो, कुछ भी हो, सब इनका ही राइट है। अश्विनी जी जीतकर वो आए हैं, आप अपना हाल देखिए महाराष्ट्र में और ओवैसी जी का हाल देखिए। आजकल अब आप ओवैसी जी की पार्टी से हार रहे हैं। अरे नाविका जी, समाजवादी का तो पूरा सुपड़ा साफ। नाविका जी, महाराष्ट्र में समाजवादी का पूरा सुपड़ा साफ होगा। जहां पे इनके 4 टर्म के विधायक थे ना गोवंडी में, वहां तो पूरी तरह साइकिल के दोनों टायर पंक्चर कर दिए, हैंडल को कूड़ेदान के अंदर डाल के गटर में फेंक दिया। पूरे 6 खेचे पार्षद वहां से जीत के आ गए हमारे। ये तो रिजल्ट दिया हमने, क्योंकि काम नहीं किया। गोवंडी को एक ड्रग का अड्डा बना दिया, डेवलपमेंट विकास के नाम पे 0। बस दादागिरी धांधली में रह गए, हम जीत गए। तो अब इनके पेटों में दर्द शुरू हो गया कि क्यों जीते, कैसा। अरे भाई, जनता, लेकिन जनता का शहर शेख कह रही है पूरा मुमरा हरा कर देगी। आपकी यंगेस्ट जो म्यूनिसिपल विनर बनकर आई है वो कह रही है पूरा मुमरा हरा कर देगी। आप सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, सच्चाई है क्या वारिस पठान? ये तो राधिका खेड़ा जी बताएंगी। राधिका खेड़ा जी, वारिस पठान भाई बड़े आज तो खुश है और वैसे मुबारकबाद बनती भी है इनको, अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन मुमरा हरा हो जाएगा, लेकिन सेक्युलरिज्म का ठेका फिर भी इनका। ये कैसे? सभी को जय श्री राम। इंस्टिगेटिंग नेशन वाइड कम्युनलिज्म, फुल फॉर्म ऑफ आईएनसी, या ये भी चाहे तो इंटेंशनल नर्चरिंग ऑफ कम्युनलिज्म भी कह सकते हैं। इनको आज बहुत शौक चढ़ रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता को भाजपा का नामकरण करने के लिए, तो अपनी असलियत भूल जाते हैं। और इसीलिए जो नेचुरल पार्टनर्स हैं वो एआईएमएम, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है। ये सब हर इंसान इस बात से वाकिफ है कि ये लोग सिर्फ एक धर्म की राजनीति करते हैं और एक ही स्पेसिफिकली सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करते हैं। इनको देश की आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है, इनको प्रदेश की तरक्की से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ एक वोट बैंक से मतलब है। और वो साफ है, चाहे एआईएमएम की नवनियुक्त जो अभी जीत के आई है महिला, छोटी सी, देखिए ना कि शुरुआत में ही इतनी यंग लड़की अगर इस तरीके की भाषा बोल रही है तो सोचिए टॉप पे क्या हालात होंगे। कांग्रेस पार्टी याद होगा आपको, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था कि देश की सभी चीजों पे पहला हक मुसलमानों का है। और अखिलेश यादव साहब, उनके तो पिताजी ने स्वयं खुद कहा है असेंबली में कि हाँ, हम मुसलमानों के हैं, हम हिंदुओं के नहीं है। ये फैक्ट है। तो ये तो बहुत क्लियर है कि ये लोग सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। और आज ये बात सुनने को जब आ रही है कि ये लोग इकट्ठे जा रहे हैं, तो उसमें कुछ नया नहीं है। अंदर की बात आज बस जुबान पर आ गई है, बस खुलकर सामने आ गई। हम तो पहले दिन से कहते हैं कि ये दोनों, ये एक ही पहलू के, एक ही सिक्के के सेम पहलू हैं। हम तो पहले से ये कहते आ रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। बस आज सामने आ गया। जो आरोप हम पे लगाया जाता था कि एआईएमएम भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है, आज सामने आ गया कि किसकी टीम है। लेकिन मजेदार बात ये होगी नाविका जी देखने की, जब ये लोग आपस में लड़ रहे होंगे उसी वोट के लिए, कौन किसकी वोट काटे, और कितनी फ्रेंडली फाइट्स हमने बिहार में देखा था कि क्या फ्रेंडली जबरदस्त फाइट्स हुई थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ वारिस पठान साहब की पार्टी हो या यहाँ कांग्रेस की पार्टी हो या समाजवादी की लाल टोपी, तीनों के तीनों ऐसे ही फ्रेंडली फाइट करते रहेंगे और हम उत्तर प्रदेश का विकास करते रहेंगे।
वारिस भाई मुद्दों पे भी जवाब दे दीजिए। नोएडा में एक इंजीनियर डूब के मर गया। अरे भैया, अरे बिल्कुल मैं जवाब दे देती हूँ। उस पर बहुत डिबेट हुआ, बहुत संगीन मामला है, इस पर बहुत डिबेट हुआ। लेकिन वारिस पठान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे? जी, मैं ये बोलना चाह रहा था, आपने मुमरा की बात की, राधिका खेड़ा ने बात की। मुमरा में जो बच्ची जीती ना, उसका पूरा पैनल जीता। और मुमरा के अंदर एक दिग्गज जो डिक्टेटर वहां पे नेता थे, जो 4 टर्म से बैठे हुए थे, कुछ काम नहीं करते, तो उनके पैनल को हरा के फेंक दिया बाहर। 5 जन जीते हमारे मुमरा से, रिकॉर्ड। और बच्ची ने क्या कहा कि हमारी पार्टी का कलर, उससे क्लैरिफिकेशन दिया है, हमारी पार्टी का कलर हरा है। तो मैंने कहा कि हरा रंग होगा, अगर हमारी पार्टी का फ्लैग का कलर ब्लू होता, लाल होता, तो मैं उसकी बात करती। और उससे पार्टी के प्रोग्रेस की बात की कि आज हम 5 जीते हैं, आने वाले 5 साल बाद हमारे 25-50 भी जीत सकते, तो उसमें क्या गुना है? जब ये भगवा करने की बात करते हैं, पूरे देश को भगवा करा देंगे, जब तो कोई आपत्ति नहीं लेता। हम तो सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, ये कम्युनल पॉलिटिक्स करने लग गए, ये तो ध्रुवीकरण करने लग गए, तुष्टीकरण करने लग गए। आप कितने मासूम है वारिस भाई, कितने ही मासूम है। हरा रंग तो सेक्युलरिज्म की बात है क्यों राधिका खेड़ा जी? नाविका जी, इतनी छोटी बच्ची, उसने विकास की बात नहीं करी, रोजगार की बात नहीं करी, कानून व्यवस्था की बात नहीं करी, मुंबई को बदलने की बात नहीं करी, सिर्फ एक रंग की बात करी। अरे करिए, हरा रंग करिए, लेकिन ये भी तो बताइए आप वहां के लिए क्या करेंगे अगर आप किसी को हरा के आए? वारिस भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोली ना, आपकी आवाज जाएगी ना मेरी। लेट मी कंप्लीट, फिर आप बोल लीजिएगा। आप बोल लीजिएगा। उन्होंने सिर्फ उस लड़की ने, देखो बहुत सोचने की बात है, कितनी छोटी सी लड़की, विकास, रोजगार, वहां पे साफ सफाई, किसी की चर्चा नहीं कर रही, हरे रंग की बात करिए। आप करिए, हरे रंग की बात करिए, किसी भी रंग की बात करिए, लेकिन पहला भाषण जब कोई जीत के आता है, इतनी यंग डायनेमिक लड़की अगर जीत के आई है और ऐसे सपाया सपड़ा सुपड़ा साफ हुआ है वहां पे, तो ये बातें सुनने को मिलती कि कैसे मुमरा को आगे लेकर जाया जाएगा। पर हाल यहाँ पे नाविका जी 10 सेकंड लूंगी। कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे थे, जो इंजीनियर की मौत हुई, बिल्कुल निंदनीय है, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन जैसे ही उसके पिताजी ने, एक सेकंड वारिस भाई, जैसे ही उसके पिताजी ने कहा कि मैं योगी जी से मिलना चाहता हूं, तो चील कौओं की तरह ये लोग, पूरी की पूरी कांग्रेस उसके पिता के पीछे पड़ गई कि अरे कैसे तुम्हारे नैरेटिव नहीं लेकर गए उसके पिताजी, उन्होंने ऐसे सवाल नहीं उठाए। तो ये पॉलिटिक्स अपनी जगह। लेकिन आईपी सिंह जी, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आईपी सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, बिहार के चुनाव के बाद और अब ये जो म्युनिसिपल चुनाव महाराष्ट्र में हुआ, उसके चुनाव के बाद अब जो सपा की बैठकें हो रही हैं, उसमें सुर थोड़े बदले नहीं नजर आ रहे। रमाशंकर राजभर जी कहते हैं कि ओवैसी जी से बात करनी पड़ेगी। पहले ओवैसी जी ने कहा कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, अब दरी लाल रंग की, रेड कारपेट क्या समाजवादी पार्टी बिछाएगी उनके लिए? क्योंकि अब मुस्लिम वोट बैंक का चक्कर है जो ओवैसी जी के पास जाता नजर आ रहा है। आईपी सिंह जी, आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज बड़ी बुलंद है, आ रही है? नहीं आ रही आवाज। चलिए उनसे पूछते हैं। तब तक विवेक श्रीवास्तव जी, आप इसका सवाल का जवाब दे दें। जी देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये जो अटैक्स और काउंटर अटैक्स चल रहे हैं उस लड़की के ऊपर, शी इज जस्ट 22 ईयर ओल्ड और AIMIM का झंडा हरा है। हरा रंग इस्लामिक कलर नहीं है कोई। और ये बात मैंने मौलाना साजिद रशीदी और कई मौलानाओं से आज डिस्कस करी है। शी इज टॉकिंग ऑफ हर पार्टीज फ्लैग। और अगर एक 22 साल की एक यंगस्टर ये कहती है कि मेरे में जज्बा है कि मैं अपनी पार्टी को और आगे बढ़ाऊंगी और कुछ समय के बाद आपको हमारी पार्टी का हरा रंग हर जगह दिखेगा, तो उसमें डेलिबरेटली उसको विक्टिमाइज करना यंगस्टर को और कहना दैट शी इज प्लेइंग कम्युनल पॉलिटिक्स गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं एक सेकुलर इंडियन हूं, कम्युनिस्ट हूं, लेकिन मैं इस बात की निंदा करता हूं कि उस लड़की को विक्टिमाइज किया जा रहा है, उसकी इनोसेंस को विक्टिमाइज किया जा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, मुलायम सिंह यादव वॉज द बिगेस्ट चैंपियन ऑफ सेकुलर पार्टीज इस मुल्क के अंदर। और बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद जिस तरीके से वो चैंपियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के निकले, एक समय ऐसा था प्राइम मिनिस्टर बनने की बिल्कुल एक कवायद चल रही थी, लेफ्ट का पूरा समर्थन था, उनको नहीं बन पाए, वो एक अलग इशू है। लेकिन आज परिस्थितियां डिफरेंट हैं। AIMIM भी आगे बढ़ी है, उसने अपनी पॉलिटिक्स करी। और जो बातें मैं वारिस पठान जी के मुंह से सुन रहा हूं, ही इज सेइंग वी आर सेक्युलर, ही इज सेइंग हम हिंदुओं को भी टिकट दे रहे हैं, ही इज सेइंग कि वो भी जीत करके हमारे उससे आ रहे हैं,
तो ये कोई इस्लामिक पार्टी या कोई सिर्फ मुसलमानों की एक्सक्लूसिविटी की बात नहीं कर रहे हैं। और अगर ये कंडीशन है तो आगे बढ़ करके अगर विवेक श्रीवास्तव, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी ने कह दिया कि वारिस पठान सेक्युलर है, AIMIM सेक्युलर है तो सेक्युलर है। करण वर्मा, इसमें कोई सवाल की गुंजाइश नहीं है। यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। सुरेंद्र अवस्थी कानपुर यूपी से पूछ रहे हैं, पहले राहुल अखिलेश साथ आए तो क्या हुआ, और अगर अब ओवैसी अखिलेश साथ आ भी जाते हैं तो क्या मोदी योगी को टक्कर दे पाएंगे? उत्तम सरकार का कोलकाता से सवाल है, अगर ओवैसी हुमायूं कबीर से गठबंधन करते हैं तो फिर ममता बनर्जी का क्या होगा? क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा या नहीं? संजय मिश्रा बदोही यूपी से पूछ रहे हैं, बीजेपी को छोड़कर सभी दल मुस्लिम वोट के लिए परेशान रहते हैं, क्या ये सेक्युलर होने की निशानी है? अब बताइए ये कौन सा डेफिनेशन है? नहीं, देखिए अभी श्रीवास्तव जी ने कितनी सुंदर डेफिनेशन दी सेक्युलरिज्म की। उन्होंने कहा मुलायम सिंह यादव वॉज द चैंपियन ऑफ सेक्युलरिज्म। वही मुलायम सिंह यादव, नाविका जी, जिन्होंने कहा मैंने 16 मरवा दिए थे, अगर 30 भी मरवाने पड़ते तो वो मैं मरवाने में 1 मिनट भी हिचकता नहीं। इस मुलायम सिंह यादव को विवेक श्रीवास्तव जी ने चैंपियन ऑफ सेक्युलरिज्म बता दिया। हमारे वारिस साहब यहां पर बैठे हुए हैं भाई, बहुत इन्होंने वैसे कहा, हमारा नाम है, इनकी पार्टी का नाम है मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन। भाई मुस्लिमीन नाम हटा करके कुछ देश का रख लीजिए, भारत का रख लीजिए नाम, बहुत अच्छी बात होगी। अभी 9 जनवरी को नाविका जी एक रैली के दौरान ओवैसी जी ने एक बात कही कि मैं समाजवादी पार्टी की दुकान बंद कर दूंगा। सोचिए 9 जनवरी को यह बात कही। उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा कि यह बीजेपी की बी टीम है, और आज ये जुड़ने की बात कर रहे हैं। मेरे ये नहीं समझ में आता वारिस साहब, आपको सफलता भी मिल रही है, आप क्यों अर्जी लिख लिख के लोगों से जुड़ने की बात करते हैं? बिहार में आपने अर्जी लिखी, आपको ठुकरा दिया गया। अब यहां आप दुकान बंद करने की बात कर रहे थे, अब आपको अपने साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। आप आज ऐलान कर दीजिए कि भाई हम अपने बल पे चुनाव लड़ेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं आपके लिए। अर्जी लिखने का मकसद ये है कि हम चाहते हैं बीजेपी को हराना। हम चाहते हैं सेक्युलर वोटों का विभाजन। सेक्युलर नहीं, बीजेपी को हराना। बोलिए, देखिए सच बोला आपने। वरना फिर हम लड़ते हैं तो बी टीम डी टीम सी टीम करते रहते हैं, तो हम बोले आइए साथ में मिलकर लड़ाएंगे। बीजेपी को हराना है, यानी कि कल तक जो दुकान बंद कर रहे थे, जिनकी अब दुकान बंद तो नहीं करनी है ना, दुकान आगे बढ़ानी है, अब पार्टनरशिप करनी है, यही चाहते हैं ना। अबू आजमी को जिसकी दुकान बंद करनी थी जनता ने बंद कर दी। जनता ने अपने वोट का मैंडेट देकर दुकानें बंद कर दी। उन लोगों की जो सत्ता की कुर्सी को अपने जागीर समझ के बैठ गए थे और लोगों का काम नहीं करते थे, तो जनता का जो मैंडेट है उसको आप जनता का इंसल्ट नहीं कर सकते। उन्होंने वोट देके हमको जिताया है, इनको हराया है। नाविका जी ये जो बोल रहे हैं ना, तो आपको वोट देकर जिताया, अभी यूपी में तो वोट डले नहीं है ना, तो यूपी का स्ट्रेटेजी पूछ रही हूँ। वहां सपा की दुकान बंद करनी है, खोलनी है, पार्टनरशिप करना है, क्या करना है? अंदर से खुशी भी हो रही है कि आप लोग हमको न्योता आएगा, रेड कारपेट आएगा, मतलब दरी तो चाहिए ही। एक छोटी सी और बात बोल दूं मैं, नाविका जी, इन्होंने बार बार एक बात कही कि हमने चुनाव कितना खूबसूरत लड़ा, सेक्युलर मुद्दों पे लड़ा। मैं जरा 2 वाक्य बताना चाहता हूं, और जनता ने देखा था। अकबरुद्दीन ओवैसी की एक स्पीच बहुत वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने बार बार कहा 15 मिनट, 15 बार बार 15 पे उन्होंने पॉज किया, बार बार टीज करना चाह रहे थे अपने 15 मिनट की स्पीच पे, और अंत में नाराए तकबीर भी बोला। साथ में इम्तियाज जलील जब गए संभाजी नगर, उन्होंने बोला मैं इसको औरंगाबाद ही बुलाऊंगा। अब ये तो कितनी सेक्युलर राजनीति है ना, बार बार उन्होंने कहा ये औरंगाबाद ही रहेगा, ता कयामत तक ये औरंगाबाद रहेगा। सोचिए जरा कितना प्यार है औरंगजेब से इनको, उसके बाद ये सेक्युलर है। औरंगजेब है ना भाई इनकी डेफिनेशन सेक्युलरिज्म की। औरंगाबाद है वारिस जी, या वो छत्रपति संभाजी नगर है? भाई मैं औरंगाबाद बोलता रहूंगा। देखिए हाँ, ये है लगाव औरंगजेब से। ये सेक्युलरिज्म है, ये सेक्युलरिज्म है। लेकिन तौसीफ खान साहब, एक दर्शक का ये भी सवाल है कि हुमायूं कबीर और ओवैसी जी अगर साथ आ गए तो फिर तृणमूल कांग्रेस का क्या होगा बंगाल में? ये पब्लिक का सवाल है, जवाब दे दीजिए। देखिए नाविका जी, इंडिया एक मल्टी पार्टी सिस्टम है और यहाँ लगभग 2000 पॉलिटिकल पार्टी है, और उसमें से करीब 50 के आसपास स्टेट पार्टी है, 6 नेशनल पार्टी है। लेकिन जहां तक आइडियोलॉजी की बात होती है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, तो पूरे देश में सिर्फ 2 ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। एक है महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी और एक है नथुराम गोडसे की आइडियोलॉजी। और मेजॉरिटी इंडियंस, भारतीय जो है मेजॉरिटी, वो ना महात्मा गांधी के आइडियोलॉजी को लेकर चलते हैं,
जिसमें अब कोई समाजवादी पार्टी है, कोई राष्ट्रीय जनता दल है, कोई तृणमूल है, कोई कांग्रेस है, ये हो सकते हैं, पर इनकी जो आइडियोलॉजी है उसको नेतृत्व मिलता है महात्मा गांधी से। अब दूसरे तरफ है नथुराम गोडसे वाली पार्टी जो है बीजेपी एक्चुअल में माइनॉरिटी है। आज भी देश में वो शासन भले ही कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पास में मेजॉरिटी नहीं है बीजेपी के पास। तो जरूरत इस बात की है कि एकता आए, गांधीवादियों, जो गांधीवादी पार्टी है उनमें एकता आए। और बंगाल की जनता, बंगाल का तो हिस्ट्री ये रहा है आजादी के बाद से लेकर आज तक कि वो सेक्युलर देश, सेक्युलर स्टेट रहा है, और हर वहां पे कोई भी सरकार कभी भी वहां पे बंगाल की जनता ने लाया, वो सेक्युलर पार्टी को लाया, चाहे वो सीपीएम रहा हो, चाहे वो कांग्रेस रहा हो, चाहे अभी तृणमूल है। बंगाल में बीजेपी का तो कुछ दाल गलने वाला है नहीं। अब ये बात उठता है कि भाई हुमायूं कबीर है, तो पिछली 2021 के चुनाव में एक नई पार्टी बन के आई थी आईएसएफ। उस वक्त भी बात था कि भाई नवाजुद्दीन नौशाद सिद्दीकी का जो है गठबंधन हो जाएगा ओवैसी से, लेकिन रिजल्ट क्या आया? एक ही एमएलए वो अकेले खुद बनकर क्या है, नौशाद सिद्दीकी। बाकी सारा पार्टी तो बंगाल की जनता ने सारा वोट जो है ममता बनर्जी के झोली में डाल दिया। अभी भी अगर कुछ इस तरह के बात उठ के आ रहे कि फिर से इस सीजन में एक नया पार्टी उठ के आया है हुमायूं कबीर के द्वारा, तो इसमें भी जनता का जो फैसला है वो वही रहेगा। जनता जो है बंगाल की जनता, तौसीफ भाई, तब के ओवैसी में आज के ओवैसी में फर्क है, पर शायद आप अंडर प्ले कर रहे हैं, वारिस पठान भाई ओवर प्ले कर रहे हैं, करण वर्मा जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मैं एक रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। इन्होंने बड़े उससे कहा कि भाई गांधी जी की विचारधारा, अब गांधी जी की विचारधारा तो ये थी नाविका जी की राम राज्य होना चाहिए। यहां ये या तो अश्विनी जी पे चुटकी ले रहे हैं, बिकॉज अश्विनी जी के तो पार्टी ने एफिडेविट डाला हुआ है राम काल्पनिक है, उनके तो आखिरी शब्द भी हे राम थे। और एक और बात, गांधी जी ने तो कहा था कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, भाई खत्म, पैक कर देना चाहिए। तो हो सकता है भाई तौसीफ जी से पूछे क्या इनका इशारा अश्विनी जी की ओर है कि अपनी पार्टी बंद कर दो। शायद मेरे को लग रहा है अश्विनी जी को इस बात का जवाब देना चाहिए। राम राज्य का डेफिनेशन कैसे हो जाता है? कौन सी बीमारी है ये? मस्जिदों को तोड़ दो। गांधी जी ने ये नहीं कहा कि जाकर के मस्जिदों को तोड़ दो। गांधी जी ने राम राज्य की बात करी, ये तो राम को काल्पनिक घोषित करके बैठे हुए हैं। उग्रवाद है। अरे भैया, अभी आप और कांग्रेस बंद करने की बात करी गांधी जी की बात कर रहे हैं, तो जो बंगाल में चल रहा है फिर राधिका खेड़ा जी उससे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? और दर्शक भी पूछ रहे हैं, मंजुला अवस्थी नोएडा यूपी से पूछ रही है, जाति में हिंदुओं को बांटने वाला नेता ओवैसी की तरफ जा रहे हैं, क्या मुस्लिम एकता से डर गए हैं? नेहा क्रांति वाजपेयी इंदौर से पूछ रही हैं। ममता दीदी भी मंदिर बनवा रही हैं, मोदी योगी के नेतृत्व में एकत्रित सनातन की ताकत ने उन्हें चिंता में डाल दिया है। ये सब हो रहा है। राधिका जी। जी बिल्कुल, ममता तो डर गई है। चलिए, कम से कम डर के हमारे मंदिर तो बना रही हैं और एक तरफ की राजनीति नहीं कर रही। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, मैं बहुत हैरान हूं कि अब ये लोगों का ये देखने को मिल रहा है कि ये इतने डेस्परेट हो चुकी है एआईएमएम इन लोगों के साथ ओपनली गठबंधन में आने के लिए, कि जब सीपीआई के प्रवक्ता यहाँ पे भाई साहब बोल रहे थे कि हरा रंग का मुसलमानों से या इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, तो वारिस पठान साहब चुप थे। कमाल है वारिस पठान साहब, ये तो मैं भी जानती हूँ, कुरान में जन्नत स्वर्ग का वर्णन अक्सर हर में, जैसे बागो हरे बाग, हरे रेशमी वस्त्र हो, उन सबका वर्णन मुख्य रूप से सूरह अल इंसान में 76 और सूरह अल कहफ में 18 में, इन सब आयतों में मिलता है, जहाँ पे हरे रंग को परंपरा की जन्नत। आपके बीच में नहीं बोली सर, मैं आपके बीच में नहीं बोली, मुझे कंप्लीट करने दिया। आपके धर्म के बारे में बता रही हूँ और अच्छी चीज बता रही हूँ कि इस्लामी परंपरा में जन्नत, पवित्रता और बरकत का प्रतीक हरा रंग माना जाता है। इसीलिए जितने भी इस्लामिक नेशन है उनका झंडा भी हरा है। तो आपको इसको एक्सेप्ट करने में क्यों तकलीफ हो रही है? सच्चाई है ना, हरे रंग का, कि हरे रंग कितना आपके लिए अमूल्य है, कितना आपके लिए जरूरी है, क्या ये नहीं सूरह अल इंसान में और सूरह अल कहफ में लिखा गया है? आप लोगों ने किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, अपने धर्म के लिए तो कमाल है आपको। तो टीवी पे मैं बिल्कुल सही बात बोल रही हूँ, मैं फैक्चुअली बिल्कुल करेक्ट हूँ, मैं आप लोगों की ही बात कर रही हूँ। आप लोगों को इस पे ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था कि वो कह रहे हैं विवेक श्रीवास्तव की हरा रंग से इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम में तो सम्मान किया जाता है। जवाब दीजिए, वारिस भाई जवाब दीजिए कि पहली स्पीच में सहर जी डेवलपमेंट की बात कर सकती थी, हरे रंग की क्यों की? ये भी तो सवाल है। वो अलग कलर की है। आपको
नहीं, इस लोग ने रंग के बुनियाद के ऊपर अब देश के अंदर बंटवारा कर रहे हैं लोग। हरा तुम्हारा, भगवा हमारा, गाय हमारा, बकरा तुम्हारा, बस इसी डायरेक्शन के ऊपर बीजेपी आरएसएस वाले पूरे देश को लेके आ रहे हैं। और हरा कलर से आपको नफरत क्यों है? हरा कलर तो हमारे तिरंगे में भी है, तिरंगे का भी एक हरा गाय और बकरे की बात हमने तो नहीं की, गाय और बकरे की बात हमने तो नहीं की, आप ही ने की। और सैफरन टेरर हमने तो नहीं बनाया, अश्विनी जी की पार्टी ने बनाया, तब तो आपके मुंह से कुछ नहीं निकला था। आज हरे रंग पर बड़ी आपत्ति हो गई आपको, क्यों अश्विनी जी? तब सैफरन टेरर किसने कहा था? नाविका जी, इस देश को हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करना बंद कर दो। भारतीय जनता पार्टी और एआईएमआईएम दोनों से ये कहना चाहता हूं कि इस देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना असंवैधानिक है। हम विरोध करते हैं गोडसे का, हम विरोध करते हैं हिंदू वर्सेस हिंदुत्व का। आप देखें, हिंदू गांधी है, हिंदुत्व गोडसे है, हिंदू राम है, हिंदुत्व रावण है, हिंदू 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 बिस्मिल है, हिंदुत्व सावरकर है। ये जो मूलभूत अंतर है राजनीति का, आइडियोलॉजी का, वो हमको समझना होगा देश को। ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू विरोधी है, क्योंकि ये हिंदुओं को गोडसे बनाने का काम करती है, रेडिकलाइज करने का काम करती है, और वही काम एआईएमआईएम मुस्लिमों के साथ कर रही थी। आज राधिका खेड़ा जी आप मुस्कुरा रही हैं। आज की डिबेट में अश्विनी जी ने 19 बार हिंदू शब्द का प्रयोग किया। इतनी बार कभी पहले किया था? पहले कभी हिंदू इतने याद आए थे? जरा राधिका जी बता दीजिए। मेरे को तो इस बात पे हंसी आ रही है, ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने गोडसे को रेडिकलाइज किया। भारतीय जनता पार्टी थी गोडसे के टाइम पे। आप कुछ भी बोलते हैं ना, कभी कुछ मल्टीप्लिकेशन, कभी कहानी किसी फ्रॉग की सुनाने लगते हैं, कुछ सोच के बोला करिए। और हम हैं, आपने मुसलमान को ये कह के कि हम मुखर्जी से इंस्पायर्ड था। ऐसे नहीं, आप अपनी बारी में बोलिए। आप लोगों ने मुसलमान करके मुसलमान को गरीब लगा, मुसलमान महिलाओं के खिलाफ आप लोग ट्रिपल तलाक का जो केस था उसको वापस आप राजीव गांधी ने खारिज किया। ना आप हिंदू के हुए, ना मुसलमान के हुए, किसी भारतीय के नहीं हुए, फिर आप बीच में चिल्लाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सबका साथ सबका विकास किया। घर हमने किसी का धर्म पूछ के नहीं दिया, हर घर में नलका पूछ के धर्म पूछ के नहीं दिया, हर घर में राशन हमने धर्म पूछ के नहीं दिया, हर घर में बाथरूम बनाने का काम हमने पूछ के नहीं किया, हर घर में बिजली पहुंचाने का काम हमने धर्म पूछ के नहीं किया, आयुष्मान योजना घर घर पहुंचाने का काम हमने धर्म पूछ के नहीं किया, घर में सिलेंडर पहुंचाना, एलपीजी पहुंचाना, उसका काम हमने धर्म पूछ के नहीं किया। हमने हर चीज, हर विकास बराबर, हर समुदाय, हर धर्म के लिए किया। आप है जो ये भी चाहते थे कि कास्ट बेस्ड सर्वे हो, रिलीजन बेस्ड सर्वे हो। इससे याद लगे हाथ ये बता दीजिए कि राहुल बाबा का धर्म क्या है? राहुल बाबा जी का आप धर्म पूछें, उससे पहले जनता का सवाल है वारिस पठान जी के लिए। अविनाश पांडे वाराणसी से पूछ रहे हैं, वारिस भाई, क्योंकि आप यूपी की टिकट बुक कर रहे थे ना, तो इसीलिए मैंने यूपी का सवाल आपके लिए रखा है। अब क्या ऐसी भी कोई तस्वीर आएगी जब राहुल गांधी ओवैसी जी से मिलेंगे? एआईएमआईएम की ताकत कब स्वीकार करेगी कांग्रेस? पठान भाई बताइए। देखिए नविका जी, इनके लिए तो हम लोग पॉलिटिकल अनटचेबल्स है। इन्होंने बार बार हमने इनको, कांग्रेस को पिछले एमएलए के इलेक्शन में महाराष्ट्र में भी कहा था, आइए साथ में अलायंस करके लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे, सेकुलर वोटों का विभाजन न हो। मगर ये एरोगेंस, गुरूर, घमंड मेरे तो हम तो लड़ेंगे ना, हमारी भी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे भी सब तरफ के अंदर, यूपी के अंदर भी हमारा पूरा प्रेसिडेंट है, पूरी बॉडीज है, सब है, हमारे सब रेडी है, एकदम तैयार है लड़ने के लिए। मगर फिर भी अगर ये आते हैं, ठीक है, अब जो भी आते हैं, किस शर्तों के ऊपर अलायंस होता है, ये तमाम चीज तो पार्टी के अध्यक्ष डिसाइड करेंगे। अभी तो आप इन्हें ले लेंगे, उन्होंने आकर कहा कि इतनी बार उन्होंने आपका पत्ता काटा, फिर भी आप उनको ले लेंगे? वारिस भाई बात करें और जो बात है सामने पब्लिक को कर दे। नहीं, पर इतनी बार उन्होंने आपको अपने से दूर किया, झिटक दिया, फिर भी आप उनको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? ये जो अल्फाज आप बोले, झिड़क दिया, ये गलत अल्फाज है नविका जी। हमने बड़ा दिल करके जाते हैं, बात करते हैं, और अब देखिए अब हिस्सेदारी की बराबरी की बात होगी। आइए साथ में बैठिए, बात करिए, जो भी पार्टी के अध्यक्ष के साथ आगे बैठेगा, पार्टी प्रेसिडेंट फैसला करेगा। मेरे अल्फाज आपको गलत लग रहे हैं, ताकत के साथ मेरे अल्फाज आपको गलत लग रहे हैं। आपको तो अखिलेश यादव जी ने आपकी पार्टी को तो एक्सट्रीमिस्ट कह दिया था, तेजस्वी जी ने एक्सट्रीमिस्ट कह दिया था, माफ कीजिएगा, अखिलेश जी ने नहीं, तेजस्वी जी ने एक्सट्रीमिस्ट कह दिया था। मेरे
मेरे शब्द आपको गलत लगने लग गए? करण वर्मा कितनी नाइंसाफी है। नहीं, देखिए, ये वारिस साहब ना एक पिक्चर देख के आए हैं। एक पिक्चर है ए दिल है मुश्किल, उसमें बात हुई है कि एक तरफा मोहब्बत की ताकत तुम क्या जानो। तो वही है वारिस साहब की जो एक तरफा मोहब्बत है कांग्रेस से, और इन सब से उनको कभी चिट्ठी लिखते हैं, कभी इनको कोई जवाब नहीं मिलता, फिर भी इनकी तपस्या चल रही है। जैसे पवन खेरा जी की तपस्या थी, तो तपस्या में लगे हुए हैं। तो भाई एक तरफा मोहब्बत में भी तो एक आत्मसम्मान होता है वारिस भाई। कहां गया आपका आत्मसम्मान भाई? आप तो पठान है, मर्दे मुजाहिद और ये सब नारे लगते हैं जब ओवैसी जी आते हैं। क्या हो गया आपको आत्मसम्मान को? इतने वर्षों से जनता को बेवकूफ बनाया आप लोगों ने, तब ये देखिए जवाब नहीं दे रहे। काम को देख के विवेक श्रीवास्तव, अब मैं आपसे आखिर में पूछना चाहती हूँ, आप क्या देख रहे हैं? क्या मुस्लिम वोट बैंक ओवैसी जी के पास इतना जा रहा है कि अब कांग्रेस और सपा को और तृणमूल कांग्रेस को सोचना पड़ेगा? बस नुस्खा बता दीजिए। जी, मैं बड़े छोटा सा उत्तर दूंगा। पहली चीज, करण वर्मा जी गांधी जी के राम प्रेम का प्रतीक थे, हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं करते थे, और जो कम्युनल ताकतें उनके खिलाफ थे, चाहे हिंदू कम्युनल ताकतें हो या मुस्लिम कम्युनल ताकतें हों, ये थे गांधी के राम। करण वर्मा के राम अलग हैं। करण वर्मा के दूसरे राम हैं, वो एक धर्म विशेष के राम हैं, वो एक स्थान विशेष के राम हैं। उस राम के नाम पर ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। विवेक श्रीवास्तव जी, टारगेट करने के लिए एक गीत है, मैं आपके लिए आज वो सुना देती हूँ। देखो दीवानो, तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। ये बिल्कुल गलत बात है। राम वही हैं, आपके देखने के तौर तरीके रोज बदलते हैं। और हमने सवाल जनता से पूछा, क्या मुस्लिम वोट के लिए ओवैसी की पार्टी कांग्रेस, सपा और तृणमूल कांग्रेस का विकल्प बन रही है? 25,000 लोगों ने जवाब दिया। हाँ कहने वाले 84% लोग, नहीं कहने वाले 13, कह नहीं सकते 3%, यानी कि 84% लोग मानते हैं ओवैसी जी में दम है। बाकी सब इस वक्त बिल्कुल सन्नाटे में आ गए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि दरी कौन बिछाएगा, खुद वो या फिर वही जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति में अब तक होता आया है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.